Hello guys, good afternoon all of you. Here is D. Nikita. How are you guys? I hope you all are well. So last class we were discussed about doctrine of constructive notice, and today's new topic prospectus. So this is not a very new word for us, like कि prospectus क्या है क्या नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं कि हमने कभी सुना ही नहीं है, पता ही ना हो, नॉर्मल वर्ड है. और जैसे फॉर एन एग्जांपल कि जब आप ड्यू में एडमिशन लेने जाते हो, सो बिफोर गोइंग टू दैट आप क्या करते हो, पहले उसका प्रॉस्पेक्टस देखते हो. चाहे वो ड्यू का हुआ, इग्नू का हुआ, या किसी भी यूनिवर्सिटी का हुआ, आप प्रॉस्पेक्टस देखते हो कि प्रॉस्पेक्टस में किस डेट से एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, एडमिशन कब से होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइडेड किए जाएंगे उनके थ्रू, ये सब चेक करते हो. और अल्टीमेटली होता भी क्या है, जो प्रॉस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट होते हैं, और जो भी प्लानिंग होती है उनकी उसके अकॉर्डिंग उसे एग्जीक्यूट करते हैं. सो ऐसे कंपनी का होता है, जो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके KMPs की, उसके बेनिफिट्स की, एडवांटेजेस की, फ्यूचर प्लानिंग की, कि कब तक ये कौन सा गोल कब अचीव कर लेंगे, क्या प्राइस ऑफ शेयर्स होगा, कब कब क्या चीज़ें होने वाली है. सो प्रॉस्पेक्टस बेसिकली होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, और दैट्स वाई वी आर बिलीविंग ऑन दैट कि हाँ भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर है, और हम सब उस पर ट्रस्ट करते बिलीव करते हैं. So as per invitation of the public to subscribe of a company security with the amendment of 1974 and amount any document that invite deposit from the public shall also come with the definition of prospectus. भाई कि आप prospect इशू कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको अपनी सिक्योरिटीज़ के लिए पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप उसको ट्रू एंड फेयर उसमें दोगे. सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 3. सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कोई भी कंपनी है, अब उसे पता है कि होल द ईयर मुझे विद इन अ 1 ईयर मैं ऐसे ऐसे सिक्योरिटी को इशू करने वाला हूँ, तो बार बार तो प्रॉस्पेक्टस जाके इशू नहीं करेगा, और ना इतना टाइम होता है. जो भी आपकी लिस्टेड कंपनी होती है, प्रॉस्पेक्टस उन्हें मैंडेटरी होता है बनाना, तो आप बार बार प्रॉस्पेक्टस बनाओगे नहीं, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट ऐसे कोई छोटी मोटी गेम तो है नहीं कि हाँ भाई चलो बैठ के करते हैं खेलते हैं, नहीं. इसके प्रॉपर प्लानिंग्स चाहिए होती है, एडवाइस चाहिए होती है, एक बोर्ड मीटिंग होती है, और आपके स्किल्स चाहिए होते हैं, और सबके ओपिनियंस चाहिए होते हैं, पूरा एग्जीक्यूट किया जाता है. तो इसलिए क्या है कि आपको पता है कि आपकी कंपनी एक साल में काफ़ी बार प्रॉस्पेक्ट इशू नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, एक बार इशू कर देते हो कि भाई ऑल द ईयर हम ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज़ को इशू करने वाले हैं, तो ये होता है आपका सेल्फ प्रॉस्पेक्टस. सो देखते हैं यहाँ पे एज पर द लॉ क्या है. टाइप्स ऑफ पब्लिक ऑफरिंग अंडर विच कंपनी आर अलाउड टू ऑफर सिक्योर टू द पब्लिक विदाउट अ सेपरेट प्रॉस्पेक्टस. वही है, कोई अलग प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती है, एक सेम क्लास के जो होते हैं वो सेम उसमें आ जाते हैं. कंपनी आर रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी फैक्ट ऑफ अ कंपनी, सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपकी ट्रू एंड फेयर होगी, एंड इट्स प्रॉस्पेक्टिव बिफोर रेजिंग फंड. सो कंपनी को रिक्वायर होता है कि ईच एंड एवरी फैक्ट ऑफ कंपनी हो यहाँ पे बिफोर रेजिंग फंड, तो फंड रेज होने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू में होगी. Concept of self prospectus first time introduced for a first time in a company amendment act 2013. तो ये फर्स्ट टाइम आया है कंपनी 2013 में. आपका सेल्फ prospectus means prospectus in respect of security are issued for a subscription in a one or a more issue over a certain period without the issue of further prospectus. वही जो मैंने बताया कि आपको पता है आपको एक साल में बार सिक्योरिटी इशू करनी है, तो आप ये करोगे सेम क्लास की सिक्योरिटी है, आप उन्हें बार बार इशू ना करें, प्रॉस्पेक्टस के लिए इशू कर दोगे और सही इन्फॉर्मेशन दे दोगे. मेनली इशू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इशू करते हैं, शेड्यूल बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए आपके, जिनका पर्पस बेसिकली क्या होता है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपकी इंडस्ट्रियल हो गई, फार्म्स, उनके लिए होता है ये आपका सेल्फ प्रॉस्पेक्टस. वैलिडिटी यहाँ पे 1 ईयर है. कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल अ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इफ एनी चेंजेस अकर विद द रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल पोजीशन. सो कोई भी अगर इसमें चेंजेस हुआ, अमेंडमेंट हुए, वो आपको इन्फो करनी पड़ती है, आपको एमओयू में चेंजेस करना पड़ता है. So between the first offer of security and succeeding offer security help to reducing the burden of expense required to preparation and issue of prospectus. So यहाँ पे क्या help to reducing the burden. So burden को reduce को ये क्या बार बार इशू करोगे तो burden ही एक तरह का, तो उसको reduce करने के आपने उसको एक बना दिया. For preparation issue of prospectus of the issuer and also provided up to of information issuer to the general public. So सारी information उसको दे देते हैं वो. नेक्स्ट है रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस. रेड हेयर सेक्शन 32. रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन सारी होती है, बट वो आपका जो शेयर किस अमाउंट से इशू होगा, एट अ पार, सिक्योरिटी डिस्काउंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी यहाँ पे हाइड की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस.
prospectus which does not have complete particular on the price of the security. वो ये price नहीं पता, quantum of security offered for subscription. A company planning to make a public issue of security to allow to issue red herring prospectus. तो उसके red herring prospectus थे before the issue of prospectus that contain all the details of price and quantum. Price and quantum सारी information आती है यहाँ पे. Red herring prospectus is subject to all obligation are applicable to a prospectus. जितनी भी obligations है वो सारी उस पर applicable होगी. And if any variation is needed, those should be highlighted in the variation prospect. जो भी उसमें कोई भी वेरिएशंस होते तो वो हाईलाइट कर दी जाएगी आपके इसमें. नेक्स्ट है आपका फिर मिस स्टेटमेंट इन अ प्रॉस्पेक्टस. मिस स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस क्या है कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि कंपनी में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं प्रॉस्पेक्टस है हम उसको बिलीव करते हैं, उस पर यस कर देते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन है एज पर दिस स्टेटमेंट वो उसको फॉलो अप करेगी, ऐसी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी. सो मिस स्टेटमेंट क्या है कि जो इसने इन्फॉर्मेशन दी एज पर स्टेटमेंट वो चीज़ें थी ही नहीं तो मिस स्टेटमेंट हो जाता है. उस केस में क्या होता है उसको इम्प्रेजमेंट और डिफ़ॉल्ट अमाउंट जो भी होता है वो पे आउट करना होता है. सो प्रॉस्पेक्टर मस्ट गिव अ फुल एक्यूरेट एंड ट्रू पिक्चर. जैसे हम पता है कि सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर होगी, मटेरियल फैक्ट विदाउट कंसीलिंग द रिलेवेंट फैक्टर इन्फॉर्मेशन. सब मतलब हम मान के चलते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू है, फेयर है, कुछ कंसील नहीं किया जा रहा, कुछ हाइड नहीं किया जा रहा. सो दिस इज नॉन एज अ गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रॉस्पेक्टस एज कॉइन ड्रॉन इन अ न्यू ब्रंचविक एंड कैनन एंड लैंड कंपनी वर्सेस मोग्रेज 1860. द ट्रू नेचर ऑफ अ कंपनी शुड बी डिस्क्लोज. जो भी नेचर होता है कंपनी का ट्रू नेचर वो डिस्क्लोज किया जाए प्रॉस्पेक्टस में. स्टेटमेंट विच डू नॉट क्वालिफाई टू द पर्टिकुलर मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस. सो जो भी स्टेटमेंट है जो क्वालिफाई नहीं कर रही है उसमें और कोई भी इन्फॉर्मेशन है इंटेंशनली विलफुली कंसील की जा रही है, जानबूझ कर डेलिबरेटली चीज़ें की जा रही है तो इस केस में क्या हो जाता है वो हम माना जाता है कि वो मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस है कि एज पर द स्टेटमेंट चीज़ें नहीं है. मिस स्टेटमेंट में आता है कि सिविल लाइबिलिटी होती है और क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है. सिविल लाइबिलिटी क्या होती है आपकी, लेट्स check it. A person who has induced to subscribe of share debenture faith of misleading prospector has remedy against. So यहाँ पे सिविल लाइबिलिटी में उसको रेमेडीज दी जाती है कंपनी के पॉइंट से कंपनी के थ्रू होती है या फिर डायरेक्ट प्रमोटर्स एंड एक्सपोर्ट्स के थ्रू. तो रेमेडीज अगेंस्ट द कंपनीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिसप्रेजेंटेशन. इसमें क्या होता है कि अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका अवॉइड हुआ रिवोकेट हो गया पर्सन तो कैन अप्लाई फॉर कोर्ट ऑफ रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑन विच ही हैज़ टेकन द शेयर्स आर फॉल्स एंड कॉज्ड बाय मिसप्रेजेंटेशन वेदर इनोसेंट और फ्रॉडलेंट. वही आपने कंपनी के शेयर्स ले लिए थे फिर आपको बाद में पता चला कि मेरा फ्रॉड हुआ है, मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस था तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ रिसाइन ऑफ इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई. तो आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाता है. रिसाइंड प्रॉस्पेक्टर इशूड बाय बिहाफ अगर कंपनी के बिहाफ प्रॉस्पेक्टर इशू हुआ तो स्टेटमेंट वॉज अ मिसप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट. अगर स्टेटमेंट अब आपकी मिसप्रेजेंटेशन दे फैक्ट यहाँ पे गलत थे उसमें प्रॉस्पेक्टस कंपनी के बिहाफ पे इशू हुआ या फिर मस्ट बी मटेरियल मिसप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट जो मटेरियल था वो ही आपका गलत था. इफ मस्ट हैव इंड्यूस द शेयर होल्डर टू टेक द शेयर्स एंड ओमिशन मटेरियल फैक्ट कि आपका जो फैक्ट था ना आपका में स्टार्टिंग से चीज़ें गलत थी. ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने कुछ भी गलत किया है या कुछ भी आपसे कंसील किया है. यह कि बाय द स्टार्टिंग जब से स्टार्ट ऑफ बिगनिंग हुई थी वहीं से आपकी फैक्ट वगैरह आपके गलत थे. तो इस केस में क्या होता है आपको यहाँ पे होता है ना कि हम उस केस में ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई यहाँ पे डायरेक्टर्स ने कंसील किया या फिर किसी पर्सन ने कंसील किया, वो नहीं कह सकते हम यहाँ पे. ये बेसिकली कंपनी के बिहाफ पे हुआ है कि जो भी चीज़ें स्टार्टिंग से गलत है तो उसको हम एक्साइन कर देंगे, रद्द हो जाएंगी वो सब चीज़ें. However, the investor loses the right to resign to the contract. यहाँ पे क्या इन्वेस्टर अपने सारे राइट्स को खो देता है अगर ऐसा कुछ होता है तो. The subscriber does not take action within the reasonable period of a time after knowing the fact of misrepresentation in the prospectus. अब ये है कि मेरे को पता चल गया था कि हाँ भाई कंपनी की स्टार्टिंग से चीज़ें गलत थी, फैक्ट गलत थे तो यहाँ पे मैं डायरेक्टर्स को या किसी और को मैं क्लेम नहीं कर सकती, ब्लेम नहीं कर सकती. तो उस टाइम क्या होगा आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा. आपको पता होने के बावजूद भी आप कह रहे हो कि अब मुझे इसके लिए क्लेम करना है तो आपको नहीं मिलेगा. फॉर एन एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है उस पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी लगी होती है और आफ्टर एक्सपायरी आप उसे परचेज़ करने बाद बोलते हो कि भाई मुझे तो इसके अगेंस्ट अपना चाहिए, मेरे को मतलब इतना लॉस हुआ है, मेरे को इसके अगेंस्ट सामान चाहिए, मुझे वो क्लेम कर रहा है तो नहीं मिलेगा ना. उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इस डेट के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा तो दे आर नॉट लायबल फॉर दैट इंजरी.
तो सेम केस इधर है कि इवन आफ्टर नोइंग द मिसप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस ही अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी। सो जब उसको पता चल गया है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटी अफर्म करेगा। नेक्स्ट द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन बिफोर इट टुक एनी लीगल एक्शन ऑफ रिसेशन। तो कंपनी जा सकती है आपकी लिक्विडेशन के लिए एनी लीगल एक्शन। कंपनी के यहाँ पे आता है क्लेम डैमेजेस। क्या क्या डैमेजेस कर सकते हो आप यहाँ पे? सो डैमेजेस के लिए जो भी आपको लॉस हो उसके लिए डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। इट मस्ट बी नोटेड दैट एन अलॉटी कैन एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली आफ्टर द रिसेशन एंड ही कैन नॉट रिटेन द शेयर्स एंड गेट डैमेज फ्रॉम द कंपनी एट द सेम टाइम। वही आपको पता चली चीज़ आपकी रद्द हो चुकी है, रिसाइंड हो चुकी है, तो उसके बाद आपको जो भी है आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रिसेशन हो चुका है, आपका रिवोक हो चुका है, तो आपने क्लेम करके वो अमाउंट ले सकते हो। रेमेडीज अगेंस्ट द प्रमोटर डायरेक्टर्स आर एक्सपर्ट। यहाँ पे रेमेडीज अगेंस्ट द प्रमोटर डायरेक्टर्स के लिए क्या रेमेडीज है? इट्स एक्सपर्ट एज पर सेक्शन 26 सबसेक्शन 5 शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस। जो है कि आपका सेक्शन 26 सबसेक्शन 5 कहता है जिस भी किसी पर्सन को लॉस हो इन सबको पे आउट किया जाएगा डैमेजेस जो भी हुई है। Irrespective of any punishment, he is liable under section 36. Damages omission under section 26. So criminal liability आती है आपकी कि punishment given by on a jail. फिर में आपको जेल भेजा जाएगा, पेनल्टी भी आपको दी जाएगी। कैन नॉट बी लाइबल, कंपनी कैन नॉट बी लाइबल फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो आपके सिविल के लिए कंपनी लाइबल होते हैं बट क्रिमिनल के लिए आपकी कंपनी लाइबल नहीं होती, यहाँ पे आपके एक्सपर्ट लाइबल हो जाते हैं। तो लाइबिलिटी फॉर अनट्रू स्टेटमेंट कि आपने अनट्रू स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट इस सेक्शन 34 कंसील किया, अपने बेनिफिट के लिए कंसील किया होगा। पेनल्टी फॉर फ्रॉडलेंट इंड्यूसिंग पर्सन। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बुक बिल्डिंग। तो आज का एक बार हम रिकैप ले लेते हैं। हमने आज क्या क्या किया? हमने कहा प्रॉस्पेक्टस में क्या है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी ट्रू एंड फेयर होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको एग्जीक्यूट कर दे, कोई भी चीज़ें मिसलीडिंग नहीं होगी। शेयर प्रोस्पेक्टस क्या कि मुझे पता है मेरी कंपनी होल द ईयर एक सेम क्लास के शेयर्स को इशू करने वाले, तो मैंने उसके लिए एक प्रॉस्पेक्टस बना दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं बेसिकली कौन इशू करता है, जो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल बैंक, पब्लिक सेक्टर, किस मोटिव के लिए करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल और आपके इंडस्ट्रियल जो फार्म्स होते हैं उनके लिए होता है ये। इसका पीरियड होता है 1 ईयर। एंड नेक्स्ट होता है इसमें कोई अमेंडमेंट होगी तो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? एमओए में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर होता है कि आपका वो ये कि आप बार बार एक मतलब मेरे को पता है सेम क्लास है, मुझे बार बार इशू करना है तो मैं उसके लिए बार बार तो प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाऊंगी, एक बार बना दूँगी तो इससे कॉस्ट में रिड्यूस हो जाएंगे, एक्सपेंस कम हो जाएंगे। रिडेनिंग प्रोस्पेक्टस क्या है कि सेक्शन 32 कहता है रिडेनिंग प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन होगी एक्सेप्ट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एंड क्वांटम, इसको छोड़ के बाकी इन्फॉर्मेशन सारी होगी वहाँ पे, और जो भी वेरिएशंस होगी उसे हाईलाइट कर दिया जाएगा, ऑब्लिगेशन वो सारी फॉलो अप होंगी। मिस स्टेटमेंट कहते हैं कि आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ कंसील किया है, कुछ एज पर दी प्लानिंग और जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर थी हम जो मान के चल रहे थे वैसा कुछ नहीं है, आपने कुछ मिसलीड किया है तो इसे बोलते हैं मिसलीडिंग द प्रॉस्पेक्टस। इसके लिए आपकी आती है सिविल लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी होती है इन केस ऑफ कंपनी, क्रिमिनल होते हैं डायरेक्ट प्रमोटर्स के लिए आपकी। रेमेडीज जो कंपनी का है आप क्या रेजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका रिवोक हो गया है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो भी है आपका अमाउंट वो उसे आप क्लेम करोगे। से कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसाइन और दी फॉलोइंग कंडीशन, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन हो गया, रद्द हो गया, तो इस केस में क्या हुआ कि प्रोस्पेक्ट इशूड बाय बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी भी आप पे इशू हुआ था, जो भी स्टेटमेंट थी मिसप्रेजेंटेशन थी और इंड्यूस द शेयर होल्डर टेक्स द शेयर्स, तो जो भी कंपनी के शेयर्स लिए थे म्यूचुअल मटेरियल फैक्ट था यहाँ पे। हाउ इन्वेस्टर लॉस इज द राइट ऑफ रिसाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टर अपने राइट ऑफ रिसाइन को खो देता है अगर उसे पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ मिस स्टेटमेंट और फिर भी वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसे क्लेम नहीं करता, तो फिर उसके बाद टाइम गया तो फिर आप बात ही अलग है, आप कुछ नहीं कर सकते, टाइम दिया तो उसमें आपको फटाफट से क्लेम कर लेना चाहिए। सो आफ्टर नोइंग द मिसप्रेजेंटेशन प्रॉस्पेक्ट अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज एंड सिक्योरिटी, सो कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन बिफोर द टुक एनी लीगल एक्शन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। फॉर द रिसेशन क्लेम डैमेजेस के लिए आप कर सकते हो यहाँ पे एक्टिंग बिहाफ ऑफ अ कंपनी के उस पर कर सकते हो, इस जो भी आपको अमाउंट से सफ़र करना पड़ा है वो सब। रेमेडी अगेंस्ट द प्रमोटर डायरेक्टर्स में क्या होता है कि आपके रेमेडीज़ जो प्रमोटर डायरेक्टर्स को दी जाएगी, जो भी उनका अमाउंट है, जो इसको भी लॉस हुआ डैमेजेस हुआ वो उसको पे किया जाएगा। क्रिमिनल में होता है कि आपका जेल होगी, पनिशमेंट होगी, और ये बिकॉज ऑफ किसके हुआ है, कंपनी इसके लायबल नहीं है, इसके लायबल कौन है, आपके एक्सपर्ट लायबल है, तो उनको पे आउट करना पड़ेगा। सो आई होप यू गाइज, आपको आज हमने किया प्रॉस्पेक्टस और सेल्फ प्रॉस्पेक्टर रेड हियरिंग एंड क्रिमिनल लायबिलिटी
और सिविल लाइबिलिटी। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून विद डी डॉट निकिता।